नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएँ। और दिवाली में दिल्ली में पटाखे बैन हैं, लेकिन जो पटाखे राजनीतिक स्वरूप से फट रहे हैं, उड़ रहे हैं, उसकी गूंज तो पूरे देश में मच रही है। कांग्रेस लगातार पिछले कुछ दिनों से अडानी को लेके हमलावर है, खासकर सेबी को लेके। प्रधानमंत्री अभी-अभी एक लंबी विदेश यात्रा करके आए हैं। और जब भी वो विदेश यात्रा जाते हैं, पूरे देश के अंधभक्त युग पुरुष, विश्व विश्व गुरु करके क्या-क्या कहते हैं। लेकिन एक मुझे पुरानी फ़िल्मों का गाना याद आता है, मेरा साया पिक्चर थी, राज खोसला की, सुनील दत्त हीरो थे। उसमें एक गाना था, तू जहाँ-जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। यहाँ पे ये है, तू जहाँ-जहाँ चलेगा तेरा भाया साथ होगा। कौन है ये भाया और कौन है ये तू? ये तू हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो पीछे साया चलता है, जिसको हम भाया कह रहे हैं, वो गौतम अडानी है। आपको ताज्जुब होगा 2014 के बाद जब से मोदी जी दिल्ली में स्थापित हुए, तब से अडानी का ग्राफ तेजी से इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी बहुत भरभक्कम रूप से बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, ग्रीस हो, इंडोनेशिया हो, इज़राइल हो, केनिया हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, तंजानिया हो, और अभी हमने सुना चाइना में भी एक कंपनी रजिस्टर हुई है। ये तमाम जगह पे वो जाते हैं। भारत के उद्योगपति बाहर जाएँ, गर्व की बात है। लेकिन भारत की उद्योगपति भारत की विदेश नीति को खराब करते हुए जाए और देश का नाम बदनाम करे, ये सवालों के घेरे में है। और जब हम अडानी जी की बात करते हैं, तो उनके ऊपर जिस आदमी ने किताब लिखी हो, जिनने अडानी जी की प्रताड़ना झेली हो, और जो आज भी एक हस्ताक्षर है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में, कॉर्पोरेट जर्नलिज्म में, ऐसे प्रजोय गुहा ठाकुरता आज हमारे साथ होंगे। दादा नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। एक छोटा-सा बात है कि मेरा खिताब अडानी जी के ऊपर अभी तक आया नहीं। काम चल अच्छा। रहा है। शायद मैं पहले बोल अडानी जी दिया। अडानी एनीवे जी के ऊपर दादा, किताब आई। हाँ, हाँ, दादा, ये मैंने एक साया पिक्चर का गाना, जब आप बिल्कुल प्राइम पे होंगे तब सुनील दत्त की पिक्चर आई थी। ये क्या है मसला कि जहाँ-जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ-वहाँ अडानी जाते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री कहीं मुलाकात करते हैं और उसके बाद 3 महीने बाद उस देश में अडानी का खाता खुल जाता है। तो क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी एक उद्योग घराने के मार्केटिंग मैनेजर हैं, मार्केटिंग एजेंट हैं? यदि मैं प्रिसाइज़ली कहूँ कि 5 दिसंबर 2023 को केन्या के राष्ट्रपति से मोदी जी ने अडवाणी की मुलाकात करवाई हैदराबाद हाउस में। उसके 3 महीने बाद अडानी केन्या में पहुँच जाते हैं और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए बात करते हैं। ये क्या है? क्या कभी इस देश में ऐसा हुआ है? हमने देखा विदेश के बड़े-बड़े नेता आते हैं, साथ में एक औद्योगिक डेलीगेशन आता है, कॉर्पोरेट डेलीगेशन आता है। विभिन्न उसमें उद्योगपति होते हैं और सब अपना-अपना आके यहाँ पे इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन किसी एक उद्योगपति के लिए सरकार, भारत सरकार अपनी विदेश नीति स्टेक पे लगाए। मैं स्टेक पे इसलिए कह रहा हूँ दादा, क्योंकि केन्या है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है। यहाँ भारत के संबंध खराब हुए इन सब के चलते। तो तो अशोक जी, आपने बहुत इस पे रिसर्च किया है, तो मैं आपसे, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये है क्या मामला? धन्यवाद अशोक जी, आपने आपके कार्यक्रम में हमें बुलाया और इस विषय के ऊपर एक लेख भी आया है हमारा। आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री के साथ
उद्योगपति जाते हैं विदेश में और ये अलग-अलग जगह में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई कारखाना करें, इसमें किसी का आपत्ति होना नहीं चाहिए। मगर फ़र्क ये है कि एक व्यक्ति, उसके लिए मोदी जी जितना किया, मैं समझता हूँ और कोई उद्योगपति के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, भारतवर्ष में कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से एक उद्योगपति, एक पूंजीपति के उनके जो अपने बिजनेसेस है, उनके जितने कारोबार है, इनका मदद किया। देखिए 30 साल पहले अडानी जी का नाम नहीं किसी ने भी सुना। वो मुंबई का झवेरी बाजार में हीरे के कारोबार थे उनका। कॉलेज से वो ड्रॉप आउट किया था। उसका परिवार का एक छोटा कारखाना था, कुछ प्लास्टिक का वो क्लिंग फिल्म वगैरह बनाते थे। वहां से 30 साल में एक व्यक्ति विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति में एक कैसे बन जाता है? एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति में एक, भारतवर्ष से सबसे अमीर व्यक्ति में एक। ये मैं समझता हूं और किसी उद्योगपति का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो ये संभव हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनको मदद किया। ये हम लोग जो अर्थशास्त्री है, इन लोग कहते हैं क्रोनी पूंजीवाद, कि आपका दोस्तों के लिए ये पूंजीवाद है, उनके लिए आपने कानून बनाया, उनके लिए आपने नियम बनाया, उनके लिए आपने सब कुछ ठेका दे दिया। मेरा लग रहा है हम 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी हम ये क्रोनी पूंजीवाद से ओलिगार्की में पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? माने और मतलब कि जो सरकार है और जो पूंजीपति है या उद्योगपति है, इसमें कोई फर्क हम नहीं देख रहे। इसीलिए मोडानी, और देखिए मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का जो वकील है, 6 मानहानि का केस इस वक्त चालू है। 5 गुजरात में है, 1 है राजस्थान में। मगर इन्होंने, इनके बारे में एक व्यक्ति ने जो कहा, वो उनके खिलाफ वो मानहानि का केस नहीं कर पाएंगे। क्यों? जो भी उन्होंने कहा था, एक विधानसभा में उन्होंने कहा। ये भाई साहब का नाम है दिल्ली का मुख्यमंत्री उस समय अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक विधानसभा का एक विशेष अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैंने, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता से मिला और उन्होंने हमें ये कहा कि ये जो पैसा आप देख रहे हैं, ये जो कंपनियां आप देख रहे हैं, ये तो अडानी जी का नहीं है, ये तो मोदी जी का कंपनी है। ये मैंने नहीं कहा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। उनको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है, कुछ समय के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। मगर मेरा कहना है कि अगर आप 2014 से शुरू कीजिए आप, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो G20 का मीटिंग से आप शुरू किया, किस तरह से मोदी जी गौतम भाई अडानी को मदद किया, इसके बहुत सारे आपका उदाहरण, आपका एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा। और आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने पूरा लंबा लिस्ट लगा दिया जितने देश में अडानी जी का कुछ कारोबार है कि नहीं। मगर अडानी जी के लिए भारतवर्ष का संपर्क बांग्लादेश से, श्रीलंका से और ऑस्ट्रेलिया से, कीनिया से, टैंजानिया से, ऐसे देश से हमारे संपर्क कमजोर हो गया, और कमजोर से भी ज्यादा एकदम खराब हो गया। इसका हम उदाहरण आपका दर्शक के लिए हम देने चाहते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से शुरू करें। 2014 मोदी जी प्रधानमंत्री बना, पहला बार वो G20 समिट मीटिंग में जा रहे, अलग अलग जगह में मीटिंग्स चल रहे हैं। एक मीटिंग में मोदी जी खड़े हैं, उनके बगल में खड़े हैं गौतम अडानी जी, और दूसरे साइड में भारतीय स्टेट बैंक का उस समय का चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य।
एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप साइन करते हैं कि $1 अरब, $1 बिलियन भारतवर्ष के सबसे बड़ा बैंक अडानी जी को देंगे। अलग बात है कि उनको नहीं मिला, और ये जो प्रोजेक्ट था उस समय कह रहे थे विश्व के सबसे बड़ा एक नया कोयला खनन का प्रोजेक्ट हम करेंगे। वो जो उस समय उन्होंने बात किया था, वहां से आज उसका 20-25% हो गया प्रोजेक्ट। स्टेट बैंक तो नहीं दे पाया, और स्टेट बैंक के साथ साथ जो है अलग अलग अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है उन्होंने उनको मदद नहीं किया। अडानी जी को अपने आप करना पड़ा, फिर भी वो कर रहे हैं। और इसके साथ हम बांग्लादेश का एक कहानी आपको जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन तब ऑस्ट्रेलिया में दादा, एक मिनट दादा, मैं थोड़ा लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तब बहुत बवाल हुआ इस बात को लेकर, भयानक विरोध हुआ। वहां के जो आदिवासी लोग, उनको बोलते हैं एबोरिजिनल्स, उन्होंने इसका विरोध किया। वहां का जो अलग अलग जो 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 पर्यावरण के लिए जो चिंतित है, वहां का आदिवासी के लोग था, वांगन एंड जागालिंगू पीपल, उन्होंने विरोध किया। इसीलिए वो प्रोजेक्ट जो था, वो समझ लीजिए 100 था, वो गिर के 20-25 हो गया। इसीलिए क्यों लोग विरोध किया, चिल्ला चिल्ली हुआ। जो जिन लोग आंदोलन किया उसमें एक संस्था है बॉब ब्राउन फाउंडेशन, उनका एक वेबसाइट है adaniwatch.org, आपका दर्शक वहां जाके ये लेख पढ़ सकते हैं, बारीकी में बहुत सारे है। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वहां से कोयला कहाँ जा रहा है, भारतवर्ष में जा रहा है। एक सबसे विश्व में ऐसे अद्भुत आप प्रोजेक्ट कहीं आपको नहीं मिलेगा, और क्या है, ये है गोड्डा। गोड्डा कहाँ है, झारखंड में है। कोयला कहां से आ रहा है, कोयला आ रहे ऑस्ट्रेलिया से, क्वींसलैंड से, और कहा 9,000 किलोमीटर जहाज में आ रहे ऑस्ट्रेलिया से उड़ीसा, धामरा पोर्ट में। और सुनिए सर, वहां धामरा पोर्ट कौन चला रहे, अडानी जी चला रहे। वहां से आप जा रहे रेलगाड़ी में गोड्डा, झारखंड में, वहां आपने, उसका भी एक लंबा कहानी है, वहां पे आपने निशिकांत दुबे का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे आपने शुरू किया 9,000 किलोमीटर, फिर और 600 किलोमीटर, फिर वहां जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं वो आप बांग्लादेश में निर्यात कर रहे हैं। सबसे अद्भुत बात है कि ये जो शेख हसीना का खिलाफ जो आंदोलन चला, बहुत सारे कारण के लिए, एक उसमें कारण है अडानी। वहां का लोग कहा कि ये ऐसा बिजली हमें नहीं चाहिए, हमें US डॉलर में पैसा देना पड़े, जो हमें देना चाहिए उसका 3 गुना हम दे रहे हैं, और ये बांग्लादेश के लिए जरूरत नहीं है। शेख हसीना जी मोदी जी का दोस्त को मदद करने के लिए प्रोजेक्ट किया, और उसमें सत्ता चली गई शेख हसीना, उनका सत्ता चला। और जिस दिन शेख हसीना ढाका छोड़ के दिल्ली के आसपास हिंडन हवाई अड्डा में पहुंचा, उसके एक हफ्ते के बाद भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री, वो अपना नियम बदल दिया। कैसा किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गोड्डा को, ये भी इसका लंबा कहानी है, इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी आप निर्यात कर रहे हैं वो भारतवर्ष में नहीं जाएगा, विदेश जाएगा। तो आप नियम बदल दिया, वो अडानी जी को मदद करने के लिए। हाँ, नियम भी बदल गया। तो आप अभी गोड्डा से विद्युत कहीं भी दे सकते हैं, और गोड्डा में आप किसका भूमि अधिग्रहण किया, वहां का आदिवासी लोग। उस समय रघुबर दास का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, नियम बदल दिया राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने। तो इस तरह सा सचमुच ये पूंजीवाद नहीं है सर, ये तुम आपका भाई भतीजा के लिए भी पूंजीवाद नहीं है, एक आपका मित्र के लिए, एक व्यक्ति के लिए ये पूंजीवाद है। तो ये देश का हित में नहीं है, ये राष्ट्र का हित में नहीं है। जैसे बांग्लादेश का लोग, मेरे को और बहुत लोग को कहा कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, बांग्लादेश का लोग को फायदा नहीं मिल रहा है, मदद अब बांग्लादेश सरकार को तो कुछ नहीं मिलेगा, भारत सरकार को भी कुछ नहीं मिलेगा,
एक व्यक्ति को मिलेगा। ये तो सचमुच होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से लंका ये में क्या हुआ था दादा? लंका में क्या हुआ लंका था, श्रीलंका में? बहुत अद्भुत बात हुई थी। वहां पे कोलंबो का समुद्र का बंदर में एक उसका टर्मिनल अडानी जी मांग रहे थे। वहां आंदोलन हुआ, वहां का जो जो श्रमिक थे वो आंदोलन क्या बोला, ये हम नहीं जान देंगे। तो फिर उसको एक और टर्मिनल दे दिया। और क्या उसका आपने बोला कि हाँ हम चीन भी है, तो चीन के साथ हमारा एक साथ करेगा। तो अडानी जी को मिल गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट वहां विद्युत उत्पादन के लिए वायु और सूरज का ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का प्रोजेक्ट उसको मिला। एक अद्भुत कहानी सुनिए। वहां पे एक सांसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमिटी। वहां के श्रीलंका का बिजली बोर्ड का जो भूतपूर्व अध्यक्ष, उन्होंने सबके सामने, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्या बोला कि ये सचमुच एक सरकार और दूसरी सरकार के बीच एक समझौता नहीं है, नो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। हमें बुलाया कि इसको अडानी को दे दीजिए। उन्होंने ये सब बोलने के बाद हलचल मच गया। उस समय श्रीलंका का राष्ट्रपति था राजपक्सा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। फिर उसके बाद भारतवर्ष से भी लोग बोला नहीं नहीं, ये तो सरकारी डील है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। इस तरह से ऊपर नीच हुआ। फिर सुनिए, 3 दिन के बाद आपका यही भाई साहब ने, जो बिजली बोर्ड का भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया। उस दिन में बहुत बेचैनी था, हमारा मानव वैज्ञानिक स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए हमें ऐसा अच्छा, कहानी वहां खत्म नहीं हो रहा है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा आपको। सरकार बदल गया श्रीलंका में। श्रीलंका में अभी एक वामपंथी एक सरकार आ गया। तो वो पहला आने के कुछ दिनों के अंदर साफ साफ कह दिया कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, ये आप खत्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तो आपका आया ये जो नया श्रीलंका का राष्ट्रपति है, उसको नाम अभी आपको हम बता देते हैं, हमें इतना याद नहीं रहता मगर वो जो उनका जो ये उस समय जब ये प्रोजेक्ट दिया था, उसका गोटाबाया राजपक्सा था वहां का कहते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट था। मगर वहां का जो नया जो राष्ट्रपति बना, अनुरा कुमारा दिसानायक, उन्होंने अभी कि ये 44 करोड़ डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, ये हम कैंसिल कर देंगे। ठीक वही हुआ। उन्होंने अक्टूबर का 1 तारीख में राष्ट्रपति वो निर्वाचन का जो भी नतीजा है वो घोषणा किया गया, वो अभी नया राष्ट्रपति है। और सीधा उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट वहां एक टेक्निकल मामला फंस गया दादा। टेक्निकल मामला ऐसा फंसा कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को बिना टेंडरिंग का प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो तो ही टेंडर नहीं निकलते। फिर वहां ये हो गया कि लेट अस कंसीडर अडानी एज इंडिया, और फिर मुझे लगता है कि वो अडानी को ही इंडिया बोल के प्रोजेक्ट आगे किया। मतलब मजाक है। हम अडानी मतलब इंदिरा इज अशोक इंडिया तो जी, सुना था, लेकिन अडानी इज इंडिया ये लंका के कागज पे पहली बार हमको सुनने को मिला। इंडिया इज अडानी, अडानी इज इंडिया। आपको याद है कि जनवरी 2023 में जब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था पहला बार, उस समय बहुत हलचल हुई थी। और जब अडानी जी ने उसका जवाब दिया, अडानी जी के जो बड़े बड़े जो अफसर है, उनके पीछे भारतवर्ष का तिरंगा था। वही बार बार कह रहे कि अडानी और भारत एक है, अडानी का हित भारतवर्ष का हित। मगर फैक्ट है जो श्रीलंका में हुई है, जो बांग्लादेश में हुई है, और अभी हमें नेपाल का बात हमें नहीं मिला, भारतवर्ष के हित में नहीं है। ये अडानी के हित में है, मगर ये देश के हित में नहीं है। इट इज अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट्स।
तो जो व्यक्ति इतने अपने आप को कहते हैं मैं राष्ट्रवाद हूं और जो भी हम कर रहे हैं ये सब देश के हित में कर रहे हैं, ये सच्चाई और कुछ है। सच्चाई एकदम ये 3 देशों में एकदम विपरीत है। मोदी जी ग्रीस में चला गया, नेपाल में आप कुछ करने चाहते हैं, इजराइल में सबसे सेकंड लार्जेस्ट, सबसे दूसरे स्तर में जो आपका समुद्र का जो बंदर है वो ले लिया, हाइफा पोर्ट करे। मगर जब मोदी जी भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री जो टेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के पास गए थे, एक ठेका मिल गया अडानी जी को ये ड्रोन्स बनाने के लिए। ड्रोन मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। और आज क्या हो रहा है, ये सब ड्रोन्स लेके इजराइल क्या कर रहा है? फिलिस्तीनी को मार रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, आपको लगता है दादा आपको लगता है कि अडानी के लिए इजराइल पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है? ये बड़ा कठिन सवाल आपने किया। ये सवाल आप जरूर मोदी जी से पूछिए एक बार, या जयशंकर जी से भी पूछिए, उनको मालूम होगा, या अडानी जी से भी पूछिए। वो तो नहीं कहेंगे, वो कह रहे नहीं अभी भी तो भारतवर्ष तो फलस्तीनी लोगों के साथ हैं। मगर जो काम हुआ तो ये एक और कहानी हुआ। और केनिया में भी वही कहानी, आपने जैसे कहा हैदराबाद हाउस में, वहां के केनिया का जो राष्ट्रपति वो मोदी जी के साथ उनका मीटिंग चल रहा है। और वो कब के बाद मैं बता रहा हूँ, दिसंबर 2023, 3 दिसंबर, केनिया प्रेसिडेंट विलियम रूटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मिल रहे हैं, उनके सरकारी ऑफिसर है। अचानक एक भाई साहब पहुंच जाते हैं वहां पे, उसका नाम है गौतम अडानी जी। उसका 3 महीना भी नहीं लगा, एक प्रस्ताव दे दिया कि केनिया का सबसे बड़ा जो विमान बंदर है, जो एयरपोर्ट है, जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको हम नया बनाएंगे और इसमें हम बहुत पैसा 1.85 अरब अमेरिकी डॉलर हम निवेश करेंगे, मगर हमें 30 साल के लिए चाहिए। उसके बाद ये सब प्रस्ताव के बाद एक विज्ञापन आया और वहां पे जबरदस्त हलचल बना। वहां के नागरिक समाज के लोग, वहां के वकील के लोग, वहां का और भी जो विरोधी दल का जो सांसद है, इसमें चिल्ला चिल्ली किया। वो एयरपोर्ट का जो एम्प्लॉइज थे, जो वो भी सड़क में निकल गया और फिर चला गया एकदम अदालत में। और अदालत बोला ये नहीं चलेगा, रद्द कर दो, या रद्द नहीं कहा, बोला सस्पेंड कर दो ये प्रोग्राम। और यही अडानी जी, ये सिर्फ नहीं, वही केन्या में वहां उनका जो स्वास्थ्य व्यवस्था के भी एक ठेका मिल गया वहां उनका। और वहां पे भी लोग नाराज है कि अचानक इसका कीमत बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। एक और आपको उदाहरण आपका दे देता हूं, जैसे वहां के बिजली वितरण करने के लिए भी एक बड़ा ठेका मिल गया। तो सर इस तरह से अगर एक पूंजीपति को हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 या 2 व्यक्ति को मदद करेंगे तो बाकी पूंजीपति नाखुश है। सर आप किसी से पूछ लीजिए, आप अंबानी अडानी को भूल जाइए, आप और किसी से बात कर लीजिए, आपको शायद सीधा नहीं बोले, गोपन में आपको बताएगा कि ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है जी। जो कहते हैं ना, प्लेइंग फील्ड इज नॉट लेवल, कंपटीशन इज नॉट फ्री। आपका जो प्रतिद्वंदिता हो रहा है ये फ्रीली नहीं हो रहा है। आपका जो मैदान मोनोपोलाइज्ड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने अशोक जी। तो यही कहानी बार बार हम देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये एकदम हमारे देश की, हमारे जनहित के नहीं है। मोदी जी समझते हैं शायद, पता नहीं। अभी उनका सरकार, अभी गठबंधन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, कितना कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आप देखिए इस विषय के ऊपर आपने कितना लंबा चौड़ा आपके डिस्कशन किया। ये धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उद्धव ठाकरे साफ साफ बोल दिया कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा।
आपने कानून बदल देते हैं, आपने नियम बदल देते हैं, आप अडानी जी को ज़मीन देते हैं, सॉल्ट पैन दे देते हैं, आप देवनार का जो जहाँ पे कचरा कूड़ा फेंकते हैं वहाँ वो सब सब कुछ दे देते हैं। सर तो कि वहां तो मुंबई का अद्भुत है। क्या मिल रहा वहां है? जो हुआ है कि यदि आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट अब वहां पे होगा उस झोपड़पट्टी में, वहां का जो व्यवसाय है वो उन्हें बाहर बेचने की परमिशन मिली, जिसको टीडीआर कहते हैं महाराष्ट्र में। अब वो टीडीआर अडानी जी बेचेंगे, जिसको बेचना हो, जिसको खरीदना हो। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक जीआर निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाली कि कोई भी आदमी मुंबई में यदि टीडीआर खरीदना चाहता है तो उसके रिक्वायरमेंट का 10% टीडीआर कंपलसरी अडानी जी से खरीदेगा। 40% सर जी, 40%, तो 40%। ये जो है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज बिकम अ प्रॉपर्टी ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर फॉर अडानी। एट व्हाट कॉस्ट? सवाल ये है दादा, एक तो आपको धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त टाइम में, दिवाली का मौसम है और आप भी व्यस्तता है, और इस आर्टिकल के बाद आप किताब भी लिख रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। अडानी जी देश में जो क्या कर रहे हैं, वो लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट को लेकर खासकर जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आना था, बूच मैडम को नहीं आ गई, उसके बाद कई सवाल उठे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। बहुत जगह पे विपक्ष मुझे चुप नजर आता है, क्योंकि हर एक के हाथ कहीं ना कहीं अडानी जी के साथ रंगे हुए हैं। कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो अडानी जी के बड़े वेलविशर हैं। हम सोचते थे कि सोशल मीडिया ये पत्रकारिता को जिंदा रखा है। सारा मीडिया, बाकी मीडिया तो बिक चुका है। एक चैनल जो लगातार बोल रहा था वो अडानी जी ने खुद ही खरीद लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया में भी ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो अपने आप को सबसे बड़े कहते हैं, देश के सबसे चर्चित कहते हैं। उन्होंने भी एक बात कही दी कि भारत का विकास ही अडानी का विकास है और अडानी का विकास ही भारत का विकास है, और जो लोग इस विकास के खिलाफ बोलते हैं वो राष्ट्रद्रोही है। तो आप जैसे प्रंजय व्यक्ति, गुहा ठाकुर था, बहुत बड़े आप राष्ट्रद्रोही है। देशद्रोही छोटा, है, मैं मैं देशद्रोही छोटा हूँ। राष्ट्रद्रोही हूँ, क्योंकि मैं अभी 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 बोलना लगा हूँ। दादा तो कई सालों से, दादा तो इस जहरीले पौधे से उगने से ही दादा ने तब से पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था कि ये एक दिन ऐसा वटवृक्ष बनेगा, ये भारत के कारपोरेट सेक्टर को डुबा देगा। क्योंकि किसी भी देश में जब मोनोपोली हो जाती है, एक हाथ में सब कुछ आता है, तो फिर उसके बाद ये कारपोरेट तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है कारपोरेट सेक्टर की, और वही हो रहा है आज के डेट में। तो विदेशों में जो दादा ने इतना बेहतरीन आर्टिकल लिखा, तो उसके बाद मुझे लगा कि दादा को मैं अपने सब दर्शकों के सामने रूबरू करूं और देखूं कि लंका में कैसा झोल-झाल हुआ, कैसा बोला गया प्रधानमंत्री द्वारा, बाद में कैसी लीपापोती हुई। लेकिन लंका की स्थिति आज उनके लिए बहुत कठिन है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ आंखें दिखा रहा है, अच्छा हमारा मित्र, कारण अडानी है। आप पीछे चले जाइए, तांजानिया में वही हालत है, केनिया में भी वही हालत है, ऑस्ट्रेलिया कीनिया। में भी आज भारत सरकार बदनाम है, क्योंकि किसी एक उद्योगपति के लिए भारत सरकार लगातार बैटिंग करती है, यदि आज की भाषा में कहे, या उसके लिए लाइजनिंग करती है, जिसको हिंदी में एक ही शब्द है, दलाली। तो ये सारी जब बातें सामने आती हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं। हम कहते हैं कि हम सबसे आगे जाएँगे, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। सवाल 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का नहीं, सवाल अच्छी इकोनॉमी बनने का है। और अच्छी इकोनॉमी तब बनेगा जब सभी उद्योग पति यहाँ पे पनपेंगे। इस देश की आज़ादी में कई उद्योगपतियों का, बिरला हो गया, टाटा हो गया, इनका बहुत योगदान है। लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे काम किया। सरकार की मदद मिलती रहती है, मैं ये नहीं मानता कि किसी को नहीं मिली। थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन सरकार किसी का एजेंट बन के काम करे, ये भयावह स्थिति है। और ये भयावह स्थिति दादा के आर्टिकल में जब हमने पढ़ी, तो हमको लगा दादा के सामने आपको लाया जाए। तो मैंने पहले ही कहा, दिल्ली में पटाखे बैन है, लेकिन कुछ पटाखे लगातार फूट रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो दादा की जो फैक्ट्री है पटाखों की, उनके ऊपर बैन नहीं है। तो दादा, ये कॉर्पोरेट जगत के पटाखे लगातार लोगों के बीच में आते रहेंगे। ये सवाल एंटरटेनमेंट का नहीं है, ये सवाल जन जागृति का है।
ये सवाल आपको सोचने का है, ये सवाल आपको देखने का है। यदि कोई कहे कि ये अडानी विरोधी इसलिए है कि ये विरोध करना चाहते हैं देश का, नहीं, देश का सही विकास करना चाहते हैं। देश आज़ाद होके 75 साल हो गए, हमारी विदेश नीति दिन-प्रतिदिन तरक्की करती गई। लेकिन बांग्लादेश जैसा पाकिस्तान के किसी देश के टुकड़े करके एक बांग्लादेश नए देश को जन्म देने का काम भी इसी देश ने किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं हमने और उसमें हमारी देश की विदेश नीति और कूटनीति इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा रहा। वो ये देश है वो ये देश है जहाँ प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति को ललकार के आ जाती है, भारत के लोगों की अस्मिता के। और आज हम देख रहे हैं कि आज भारत कि एक उद्योगपति के लिए हम अपनी अस्मिता गिरवी रख रहे हैं। हम कई देशों में गालियाँ खा रहे हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा। बस आपके सामने एक जन जागरण के अभियान के तहत आज दादा को लेके आए। दादा आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जब भी आपको फुर्सत मिले या जब हम आपको रिक्वेस्ट करें, आप कृपा करके हमारे दर्शकों के लिए एक ज्ञान का भंडार है। धन्यवाद दादा। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। Thank you very much.